Hello dear friends, you are most welcome at Study IS with PN Sharma. Dear friends, आज हम 1 जून 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो एक नया मंथ स्टार्ट हो गया है आज से, तो हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे विदाउट एनी गैप। तो आज हम दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमारा टैग लाइन है आओ दैनिक जागरण को द हिंदू बनाएं, और जो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है उसको मिटाएं। और हमेशा एक दिमाग में जो टेंशन रहती है कि दैनिक जागरण के अलावा क्या द हिंदू पढ़ना चाहिए, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि द हिंदू का लेवल हम दैनिक जागरण में कवर करें। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि कोरोना के केसेस पूरे वर्ल्ड में कितने हो गए हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 62 लाख केसेज हो गए हैं। अमेरिका में अकेले ही 18 लाख केसेज हैं। सेकंड नंबर पर ब्राज़ील 5 लाख केसेज के साथ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल केसेज हो गए हैं 1,83,000। दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली में केसेज यहाँ पर 19,000 केसेज हो चुके हैं। एंड राज्यों में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा केसेज, तो सबसे ज़्यादा केसेज हैं महाराष्ट्र 67,000, सेकेंड नंबर गुजरात 16,000 एंड तमिलनाडु 22,000 केसेज। ये सभी केसेज हैं जो अभी इंडिया में चल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम दैनिक जागरण एनालिसिस, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आज से अनलॉक होगा देश, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसका डिस्कशन नहीं करूँगा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है फर्स्ट, अंतरजातीय विवाहों को मिला खाप का साथ। यहाँ सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूँ आपको कि खाप पंचायतों की जरूरत क्यों पड़ती है। खाप पंचायतों की जरूरत जब पड़ रही है जब हमारे यहाँ कोर्ट, जनरली हमारे आपको पता होगा कि यहाँ पर कोर्ट जो है उसका एक श्रेणी है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर इंडिया में जो है लोअर कोर्ट्स आते हैं। लोअर कोर्ट्स में अगर जैसे जिला अदालत है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय हैं जितने भी, वो सभी आते हैं। उसके अलावा और निचले न्यायालयों में कौन से आते हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, ये सभी भी आते हैं। लोक अदालत है, ये सभी आप जब पढ़ोगे लक्ष्मीकांत तो उसमें ये सभी आएंगे। तो इंडिया में खाप पंचायत क्या होती है कि कुछ लोगों का ग्रुप रहता है। जैसे पंचायत, यहाँ खाप पंचायत इसलिए बोल रहे हैं कि 5 लोग बैठते थे पहले, वो गांव में किसी भी निर्णय को कर देते थे। तो उसकी ज़रूरत तब पड़ती थी जब गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी निर्णय देने की। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ अभी भी खाप पंचायतें होना एक बुरा कंडीशन दर्शाती है कि हमारे को न्याय जो है वो जो है न्याय की एक व्यवस्था है उसके तहत नहीं मिलती। लोग फिर कहाँ चले जाते हैं, खाप पंचायतों के पास, और ये ऐसे ऐसे निर्णय सुनाते हैं जो अच्छे नहीं हैं। चाहे ये अच्छे हो या नहीं हो, चाहे अच्छे निर्णय सुनाते हो या नहीं हो, लेकिन जो कभी भी एग्जाम में आए तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, इनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मीन्स इनको कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से, इसलिए इनको एक तरह से नकारा जाना चाहिए। हो सकता है ये अच्छी बात फैलाएं, भ्रूण हत्या को रोकें, महिलाओं के अधिकारों की बात करें, मानवाधिकारों की चाहे बात करें, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर एक कलंक लगा हुआ है, किसका, ओनर किलिंग का। मीन्स ये कई बार ऐसे ऐसे निर्णय देते हैं जिसमें अगर एक कास्ट का व्यक्ति किसी दूसरे कास्ट के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उनको ओनर किलिंग मीन्स उनको मारने का फरमान सुना देते हैं और बुरी कंडीशन में मारा जाता है। ये कलंक हमेशा खाप पंचायतों पे है। खाप पंचायतों को कभी भी हम किसी भी एग्जाम में कभी भी हम मान्यता नहीं दे सकते कि खाप पंचायत होनी चाहिए, चाहे कितना अच्छा काम करो वो, इनके ऊपर एक कलंक है। इसलिए खाप पंचायतों के ऊपर कभी भी अगर लिखने के लिए आए तो इनके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, नकार देना चाहिए, क्योंकि इनका एक लीगल स्टेटस बिल्कुल नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये होना चाहिए। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो कि खाप पंचायतों की जगह गाँव में लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, इनकी विस्तार की जानी चाहिए। G7 की जगह अब G11 की बैठक भारत को बुलावा। मीन्स G7 जो देश है, पहले ये याद रखना कि G7 देश जो थे इसमें कौन कौन से देश हैं। इसमें जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस एंड जापान, ये 7 देश हैं। किसी समय इसमें G8 के नाम से जाना जाता था। इसमें रसिया भी था, लेकिन रसिया ने 2014 में यूक्रेन से
जो यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया था, तो आप देखना उसको मैप में कि क्रीमिया कहाँ पर है, यूक्रेन कहाँ पर है। यूक्रेन से क्रीमिया को छीनने के कारण G8 से उसको बाहर कर दिया, अब ये G7 रह गया। अभी हाल ही में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये कि अभी जो ट्रम्प सरकार है उसने कहा है कि इस G7 की जगह अब इसको G11 मीन्स बनाया जाएगा। तो इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, मीन्स बुलावा भेजा अभी कि भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण कोरिया, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए हो सकता है इसको G11 बोले, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो सिर्फ हमको याद क्या रखना है, G7 देश कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद अमेरिका, जो रशिया था, उसको निष्कासित कर दिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ओनर की लिंक हाँ मैंने बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे लिए पेज नंबर 2 है। ये किसी काम का नहीं है, नो नीड टू रीड। थर्ड जो पेज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। देखो क्यों अमेरिका इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि एक जो चाइना को दबाने के लिए अमेरिका को एक ऐसा साथी चाहिए जो चाइना के आसपास हो, और वो सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा कौन है, इंडिया। तो चाइना के पास कौन है, इंडिया। और खुद अमेरिका की चाइना से बहुत ज़्यादा दूरी होने के कारण उतना इफेक्टिव नहीं रह पाता है। इसलिए यहाँ क्या याद रखना है कि अमेरिका के लिए भारत का साथ जरूरी क्यों है। फर्स्ट, क्योंकि अमेरिका और चीन के मध्य दूरी है ज़्यादा, इसलिए चीन सीमाओं के निकट कौन है, इंडिया। तो साथ में इसीलिए इंडिया ने स्टेट ऑफ आर्ट हथियार, जितने भी स्ट्रेटेजिक हथियार हैं, जितने भी उसके रणनीतिक हथियार हैं, उनकी सूचनाएं भी साझा करने के लिए तैयार हो गया अमेरिका। और कई तरह के हमने देखे कि कई तरह के जो एक्ट हैं, कई तरह के समझौते हैं, वो इंडिया एंड अमेरिका में हो चुके हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो यहाँ पर जो भारत और अमेरिका के रिश्ते कई कारणों के साथ पहले से बेहतर हुए हैं, और चीन की आक्रामकता बढ़ रही है इसीलिए। और वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी कई बार चीन आंखें दुखा चुका है। सीमा पर भारत और चीन के बढ़ते तनाव में अमेरिका और भारत, तो अमेरिका का भी दुश्मन है और इंडिया का भी एक तरह से दुश्मन है। तो कौन, दुश्मन दुश्मन दोस्त। तो ये थोड़ा सा याद रखना। बट हमको इस टाइप की लैंग्वेज तो यूज नहीं करनी एग्जाम में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सभी एक बहुत डिप्लोमेटिक, हमको भी डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर लिखने हैं। इस तरह G7 जो देश है एक आर्थिक संगठन है, थोड़ा सा याद रखना। इसमें कितने देश हैं, अभी प्रेजेंट में 7 देश हैं। 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, उस समय इसमें 6 देश थे। उसके बाद जो अगला सम्मेलन हुआ उसमें कनाडा शामिल हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर जो रूस है, रूस सबसे लास्ट में शामिल हुआ था 1998 में G8 के रूप में, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर इसने कब्जा कर लिया, मीन्स यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा आप याद रखोगे हमेशा, G7 कंट्रीज। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए किसी काम का न्यूज़ नहीं है, सो नो नीड। कोरोना को हराना, कई दिनों से ये न्यूज़ चल रही है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पेज नंबर 5 पर, केवल और केवल आप कभी एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हो कानपुर मॉडल। क्या लिख सकते हो, कानपुर मॉडल। इसमें क्या है कि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, कहाँ, यूपी में। और जैसे ये औद्योगिक नगरी है बड़ी सारी, तो इसके पास में एक कॉलोनी बसा दिया गया है श्रमिकों के लिए। मीन्स इसमें क्या होता है, यहाँ काम करो दिन में और रात में अपने यहाँ पर रहो और हमेशा रहने के लिए तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या हुआ, जब हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स, लॉकडाउन हुआ तो सब अपने घर पे भाग रहे हैं, क्योंकि उनके रहने की जो सुविधाएं थी, खाने की सुविधाएं थी, वो सब क्या हो गई, खराब। इसलिए कानपुर मॉडल को पूरे इंडिया में अपनाया जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो। तो ऐसे एक एक चीज़ें बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ता है यूपीएससी में। कानपुर मॉडल क्या है, इसके बारे में आप हमेशा याद रखोगे। इसके तहत कितना, पूरा जितने भी कामगार हैं उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई गई है। यहाँ पर कॉलोनियाँ, कई हजार मकान बनाए गए हैं, तो कॉलोनियाँ बनाई गई है। उनके स्वास्थ्य, कपड़ा, सभी की यहाँ पर चिंता की गई है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इसको। पेज नंबर 6 पर किसी टाइप की कोई न्यूज़ नहीं है जो हम यूटिलाइज करें। केवल याद रखना राज्यों ने कंटेनमेंट जो एरिया है उनको छोड़कर दी रियायत है। कंटेनमेंट जोन क्या है, जहां पर कोरोना वायरस का स्प्रेड होने का ज़्यादा चांसेज है, और यहाँ जहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का ज़्यादा चांस है, और जहाँ पर बहुत सारे केसेज आ चुके हैं, ऐसे एरिया को क्या बोल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन। तो इतना सा थोड़ा सा
याद रखना। पेज नंबर 7, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 7 पर हमको क्या क्या याद रखना है कि हमने पहले ही देखा था, यहाँ पर कई जो न्यूज़ है, यहाँ पर ये लद्दाख में सैन्य अड्डों पर भारत ने तैनात की तोप और बड़े युद्धक वाहन। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है हमारे लिए, ये आप देखना। सबसे पहला LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत का पेंगोंग लेक, गलवान घाटी और अन्य लद्दाखी एरिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एरिया, ये लद्दाख वाला एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ कौन सा, जो पेंगोंग झील है, गलवान घाटी है, लद्दाख। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पेंगोंग लेक और गलवान घाटी, यहाँ पर अस्थायी शिविर बना लिए दोनों देशों ने। उसके बाद चीनी सेना ने डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी, इसको दौलत बेग पुराना को क्या बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी, इसको भी हम देखेंगे अभी कि कहाँ पर है ये। चीनी सेना का पेंगोंग तासु लेक और गलवान घाटी में 2500 सैनिकों की तैनाती कर दी है। और जो मैन जो है वो हम देखेंगे कि चाइना क्या चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण कार्य को पूरी तरह रोक दे, ये चाइना चाहता है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये क्या है मामला। तो यहां से आप सीधा अच्छे से समझ सकते हो क्या है ये मामला पूरा। हमने पहले भी बात की थी कि ब्रिटिश ने कौन सी लाइन ऑफर की थी, व्हाइट लाइन। ब्रिटेन ने व्हाइट लाइन ऑफर की थी कि यहां तक इंडिया और जो चाइना है उसके बीच में लाइन जो रहेगी, बाउंड्री, वो ये व्हाइट लाइन वाली रहेगी। लेकिन इंडिया का कहना है कि अक्साई चीन 1962 का जो युद्ध था उसमें चाइना ने छीन लिया था, इसलिए मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, पूरी ग्रीन बाउंड्री। उसके बाद यहाँ पर चाइना ने अक्साई चीन को छीनने के बाद यहाँ पर रोड बना दी, कहाँ से, सिंजियांग प्रांत से होते तिब्बत तक। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मीन्स ये थोड़ा सा याद रखना आप। अगर हम चाइना का मैप देखें इस साइज ऐसे, तो चाइना का मैप इस टाइप है, यहाँ से थोड़ा सा हमारा घुसा हुआ है भारत, और यहाँ पर क्या है, सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत में रोड बनाने के लिए इसने जो हमारा एरिया है, जो हमारा अक्साई चीन एरिया है, वहाँ से होते हुए तिब्बत में रोड बना दिया किसने, चाइना ने। तो यहाँ से जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ से सड़क बना दिया है। यहाँ पर गलवान घाटी है, यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कौन सी, लाल रेड कलर की लाइन, ये रेड कलर की लाइन। और जो दूसरी लाइन है ये वाली, यहाँ तक आ गया था कौन, चाइना 1962 के युद्ध में। और प्रेजेंट में जो रेड लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लद्दाख जो है पूर्वी लद्दाख का भाग है। अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वाला पार्ट है पूरा लद्दाख का। यहाँ पर पेंगोंग लेक है, यहाँ पर भी क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ। पेंगोंग लेक पर ज़्यादा अधिकार बताता है और यहाँ गोलान घाटी में भी ज़्यादा अधिकार बताता है चाइना। तो ये जो एरिया था, यहाँ पर क्या है, दोनों जगह एरिया, यहाँ पर आर्मी काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो गई है। अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है दौलत बेग ओल्डी। यहाँ पर समझना इसको माय डियर फ्रेंड्स कि चाइना ने, हमने देखा कि यहाँ रोड बना लिया एक, चाइना ने एक रोड बना लिया है। यहाँ पर डायग्राम में है, ये वाला जो है ये क्या है, रोड। ये जो रोड बनाया है अक्साई चीन में चाइना ने। यहाँ पर अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पर पूरा आज पूरा न्यूज में आया है कि दौलत बेग जो ओल्डी है, दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पास में चाइना ने खूब सारी आर्मी ला दी है। और ये जो सड़क मार्ग है हम कहाँ तक बना दिए हैं, पूरा ले तक। तो सियोक नदी है यहाँ पर। ये जो सड़क मार्ग है हमने लगभग 235 किलोमीटर की बनाई है। इसीलिए चाइना इससे चिढ़ा हुआ है कि आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके आसपास आप किसी भी प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, सड़कें वगैरह नहीं बनाओगे, इसी को रोकना चाहता है। इसीलिए इसने गोलान घाटी और जो हमारा पेंगोंग लेक है वहां पर क्या कर दिया है, स्टैंड ऑफ। तो ये थोड़ा सा याद रखना। जो कीट है यहां पर फिर है, लखनऊ तक पहुंचा टिड्डियों का दल। हम कई बार इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। देखो टॉपिक्स डेली हम न्यूज में रहेंगे 4-5 दिन तक, कई बार। तो एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया यहाँ से स्टार्ट होता है। सऊदी अरेबिया, यमन से होते हुए ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में आ जाता है। इंडिया में बारिश से पहले ही आ जाता है क्योंकि बारिश का समय जो रहता है इसके प्रजनन के लिए बहुत अच्छा रहता है टिड्डियों के लिए। टिड्डी किसको बोलते हैं, ग्रास होपर, जिसको गाँव की भाषा में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कहाँ से आता है। इससे बचाव के लिए हमें इन तीनों देशों के साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए। यहाँ पर हमको मॉनिटरिंग रखनी चाहिए और यहाँ पर इनको समाप्त कर देना चाहिए। जो सीजन है ऑफ सीजन, जब इनकी प्रजनन वगैरह नहीं होता, यहाँ पर जब ये पूरी तरह डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, जो मिट्टी है यहाँ पर उसमें ये छुपे हुए रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आने की कोशिश होती है तो ये निकल कर कहाँ पर आ जाते हैं, इंडिया में इस साइड।
तो यहाँ पर अब तक कहाँ पहुँच चुके हैं, यूपी में भी पहुँच चुके हैं। इसके कारण फसलें पूरी खराब हो जाती है, तो ये थोड़ा सा हमको याद रखना है। पेज नंबर 8 पर सतह पर उभर आया अदृश्य भारत। अदृश्य भारत कौन था? माइग्रेंट वर्कर्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी सारी ज़्यादातर बातें हो चुकी है, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं उतने काम के नहीं हैं। सिंपल पॉइंट्स है जो आपको लगभग आते हैं कि अदृश्य भारत जितना भी था कि पहले हम जानते ही नहीं थे कि कितने लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन होने के बाद पता लगा कि शहर में से कितने लोग बाहर आए हैं, गाँव में लौट रहे हैं। तो ये क्या था? अदृश्य भारत, जिसके बारे में लोग जानते नहीं थे। तलाश जनसेवा वाली राजनीति की। किस किस राजनीतिक पार्टी ने जनसेवा की राजनीति के टाइम में? कोई काम का नहीं है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है 9 नंबर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप अगर पूरा आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम का है। यहां पर गाँव में रोजगार कैसे आए, या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, उसके द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन मीन्स जो स्किल डेवलपमेंट है वो कैसे किया जाएगा। इसी के तहत एक सरस मिशन है, और कई तरह की ऐसे गाँव में जो सामान बिकते हैं उनको ई मार्केट प्लेस, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस मतलब ऑनलाइन उनकी बिक्री की जाएगी, ताकि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ये क्या है? सरकार का ई मार्केट प्लेस है, जिसमें लोग जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी एमएसएमई सेक्टर या जो सूक्ष्म उद्योगों अपना पैसा डायरेक्टली क्या बेच सकते हैं, अपना कोई भी सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट किया, मीन्स हम कम आयात करें बाहर से, हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु यहीं प्रोडक्शन करें इंडिया में, और हम आत्मनिर्भर बने। और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कहा था कि वोकल का मतलब होता है बोलना, मिस फैलाना, बोल बोल कर। वोकल टू लोकल मीन्स हमारा देश का जो सामान है, लोकल टू वोकल, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, सब लोगों को उसके बारे में बताएं। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी पर पूरा जोर दिया था कि हम स्वदेशी, तभी तो खादी पहनते थे, बाहर की वस्तुओं का क्या करते थे? बहिष्कार, उसकी भी हमें जरूरत है। 1950 में कहा गया कि जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने जो नीति अपनाई थी रूसी मॉडल में क्या होता है? जितने भी संसाधन हैं उन पर गवर्नमेंट का अधिकार हो, तो ये मॉडल अपनाया गया था। लेकिन इस मॉडल के चक्कर में क्या हुआ था? जो मेन क्षेत्र थे, चाहे उद्योग हो चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, उसको पर गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दे पाई। उसके बाद हम 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हमने क्या किया? उदारीकरण कर दिया। तो उदारीकरण में क्या होता है कि हमारा एक देश है, तो पहले कई तरह के प्रतिबंध थे व्यापार को लेकर, लोगों के आवागमन को लेकर, अब इसको हमने क्या कर दिया? खोल दिया दूसरे देशों के साथ। अब आसानी से आवागमन हो सकता था दूसरे देशों के साथ, और आयात निर्यात हो सकता था। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो केवल और केवल गवर्नमेंट था, वो मैक्सिमम उद्योगों को कंट्रोल करके रखता था, और प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था। अब बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी उद्योगों को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया, प्राइवेटाइजेशन। वैश्वीकरण में क्या है कि पूरा विश्व देश आपस में एक परिवार बन गए, लोगों का आवागमन, आयात निर्यात, और बहुत सिंपल क्या सभी ने अपनी पॉलिसी बनाई। और उदारीकरण में और क्या हुआ? बाहर के देश अब इंडिया में आकर आसानी से निवेश कर सकते थे, जो पहले अलाउ नहीं था। तो ये सभी बातें क्या की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, और इसी तरीके से 1991 में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा। यहाँ पर जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है वो क्या याद रखोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से प्लान चला रखे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, खादी, ये सभी भी हमारे यहाँ पर चला रखे हैं, ताकि, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री साहब के द्वारा वोकल फॉर लोकल ये भी कहा गया। तो हमने देखा भी कि वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि जो लोकल हमारे यहाँ सामान बनता है उसी को हम बोलें सभी को जाकर। वोकल का मतलब था बोलना, चाहे सब लोगों को समझाएं कि आप इसको उपयोग करो, आप इसको उपयोग करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो आपको समझाने का कॉन्सेप्ट है मेरा, जो आपके हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, चाहे आप सोते रहो चाहे जागते रहो, ये हमेशा आपके उपयोग आता रहेगा। ये हमेशा आपके उपयोग आता रहेगा जब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम से छुटकारा ना पालोगे सिलेक्शन लेकर, तब आपके पास ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो है विदेशी व्यापार और चालू खाते घाटे का भुगतान शेष घाटा। ये याद रखना। चालू खाता घाटा क्या होता है? करंट अकाउंट, और भुगतान शेष बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं समझाऊंगा आपको कि ये हमेशा आपके लिए कम काम आता रहेगा।
इसको ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, ये होता क्या है? डियर फ्रेंड्स, कोई भी देश है, इंडिया और अन्य देश है अमेरिका, यूएसए, रशिया, चाइना, इन सभी के साथ जो लेन देन करता है एक साल में, उसको हम एक खाता बही जो रहती है, जैसे आपने देखा होगा एक साहूकार है, एक साहूकार है और वो लोन पर ब्याज देता है, मतलब ब्याज पर लोन देता है कई व्यक्तियों को, तो अपना लेखा जोखा रखता है कि नहीं। साथ में कई बार इसको भी जरूरत पड़ती है तो ये किसी अन्य व्यक्तियों से पैसे भी लेता है, तो उसका सबका लेखा जोखा रखता है। उसी तरह जो इंडिया है, मान लो एक देश अन्य देशों के साथ जो उसका लेन देन होता है पूरे साल में, एक साल मानते हैं इसमें जनरली टाइम, तो एक साल में जितना लेन देन हुआ, इंडिया कहीं से बाहर से पैसा ले रहा है उधार में, या इंडिया बाहर किसी देश को पैसा उधार दे रहा है, या इंडिया कितना इंपोर्ट कर रहा है, बाहर से आयात कर रहा है, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है बाहर के देशों में, इंडिया के लोग बाहर के देश में कितनी संपत्ति खरीद रहे हैं, बाहर के देश के लोग इंडिया में कितनी संपत्ति खरीद रहे हैं, इंडिया में कितना एफडीआई हो रहा है, ये सभी जो बातें हैं वो किसके पार्ट है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक देश का अन्य देशों के साथ एक साल में किया गया जितना ट्रांजिशन है, आर्थिक लेन देन है, आर्थिक लेन देन है, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। अब ये भुगतान संतुलन में क्राइसिस कब आ जाएगा, इसमें संकट कब आ जाएगा? सोचिए, इंडिया जो है वो बाहर के देशों से क्यों ले रहा है, इसमें आई आ रहा है, मीन्स इस पर खूब सारा उधार हो गया, तो ये तो मारा जाएगा इंडिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बाद में चुकाना भी तो पड़ेगा। अब हम देखते हैं, इसमें दो अकाउंट रहते हैं तो उसको हम समझेंगे। इसमें एक होता है करंट अकाउंट मीन्स चालू खाता, एक होता है कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता। तो हिंदी भी याद रखना। जो करंट अकाउंट है इसको दो भाग में फिर बांटा गया है, विजिबल अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट। विजिबल मीन्स दृश्य खाता और अदृश्य खाता। तो याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, मैंने समझाया था कि एक देश का अन्य देशों के साथ एक साल में किया गया आर्थिक लेन देन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें दो अकाउंट रहते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट मीन्स चालू खाता, पूंजीगत खाता। करंट अकाउंट को अगेन दो खातों में बांटा गया है, विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल, अदृश्य खाता। विजिबल अकाउंट में क्या देखा जाता है? सबसे पहले याद रखना कि करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किसका? वस्तुओं का और सेवाओं का। लेकिन इसमें जो विजिबल अकाउंट है इसमें हम केवल वस्तुओं का व्यापार देखते हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो वस्तुएं हैं, मीन्स जो मटेरियल है, जो गुड्स है, जिनको गुड्स बोलते हैं वस्तुओं का, उसको विजिबल अकाउंट में रखते हैं। जैसे कर्ड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, कार है, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, ये सभी। तो इनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको हम विजिबल अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही ये पोर्ट पर जाता है, ये किस पे? ये पोर्ट है, यहाँ पर पोर्ट पर जब जाता है तो माल जब जाता है तो यहाँ पर हमें दिखता है ये जाते हुए, इसीलिए इसको इनविजिबल अकाउंट में रखते हैं, दृश्य खाता। इनविजिबल अकाउंट में कौन सी चीजें रखते हैं? जैसे सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं, डॉक्टर जा रहा है लेकिन सर्विस दे रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर विदेश में किस लिए जा रहा है? सर्विसेज दिखती नहीं है हमको, टेलीफोन आ रहा है, जा रहा है, तो उतना हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये क्या है? सर्विसेज। जो इनकम होती है, जैसे प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड मीन्स लाभांश, कहीं पर आपने निवेश किया उसका लाभ मिल रहा है, वो सभी इनकम भी गवर्नमेंट की किस में जुड़ती है? करंट अकाउंट में। मीन्स यहाँ समझना कि अगर भारत की कोई कंपनी विदेश में जाकर काम कर रही है और उसको फायदा मिला है तो वो कहाँ आएगा? यहाँ पर। विदेश की कोई कंपनी बाहर जाकर निवेश कर रही है तो उसका कहाँ पैसा जुड़ेगा? यहाँ पर। और साथ में ट्रांसफर्स में कौन कौन से आते हैं? रेमिटेंस। अगर बाहर में कोई अरब कंट्रीज में इंडिया का कोई व्यक्ति जाकर काम कर रहा है और वहां से अपने परिवार को यहाँ इंडिया में पैसा भेज रहा है तो वो क्या कहलाता है? रेमिटेंस। डोनेशन क्या होता है? दान। कोई बाहर का देश इंडिया को गरीब समझकर अगर दान देता है तो वो क्या है? डोनेशन। गिफ्ट क्या होता है? बाहर का देश कोई महंगे महंगे गिफ्ट देता है तो वो इसके पार्ट है। मीन्स इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज, जो इनकम हम कमा रहे हैं, और जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस को बोलते हैं संप्रेषण। डोनेशन मीन्स दान, और गिफ्ट मीन्स जो हमको उपहार मिलते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट में समझना, यहां पर पहले हम करंट अकाउंट को देख लेते हैं एक बार पूरा कंप्लीट। अब करंट अकाउंट में क्या होता है कि एक होता है यहां पर करंट अकाउंट में जो विजिबल अकाउंट है, इसको ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं। किसको? ट्रेड अकाउंट, क्योंकि यहां वस्तुओं का ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में क्या होता है? इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इसमें दो चीजें हो सकती है कि या तो हमारा जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा हो जाए इंपोर्ट से, तो ये होगा हमारा ट्रेड बैलेंस मीन्स ट्रेड सरप्लस। और अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करें एक्सपोर्ट की बजाय वस्तुओं का, तो ये होगा हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? नेट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
यहां केवल जो ट्रेड बैलेंस हम देखेंगे वो किससे देखेंगे, विजिबल अकाउंट है ट्रेड अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, सर्विस अकाउंट। और यहां पर सर्विस सरप्लस हो सकता है या सर्विस डेफिसिट अकाउंट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कि करंट अकाउंट में अगर टोटल पूरा करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल अकाउंट को पूरा जोड़ें और इसमें देखें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वस्तु और सेवाओं का अगर इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस है तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं का। तो समझना, एक हो गया ट्रेड अकाउंट, तो ट्रेड अकाउंट में ट्रेड बैलेंस में दो चीज़ें, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, यहां पर केवल वस्तुओं को ले रहे हैं। एक दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस, यहां पर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, सॉरी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है करंट अकाउंट सरप्लस में वस्तु और सेवाओं दोनों का, और करंट अकाउंट डेफिसिट में वस्तु और सेवाओं दोनों का हमारे पास क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, जबकि सरप्लस में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिशिएंट कब होगा, जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करें, एक्सपोर्ट कम करें। कैपिटल अकाउंट पूंजीगत खाता, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, इन्वेस्टमेंट। जब कोई इंडिया अगर बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या बाहर का कोई देश इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट माना जाएगा। लेकिन एक समझने वाली चीज़ इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पूंजी मिलती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो फायदा हो रहा है, लाभ, वो जुड़ेगा किसमें, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट में, मीन्स करंट अकाउंट का पार्ट होगा। तो एफडीआई जो आ रहा है, अगर मान लो अमेजन जो है वो 5,000 रुपये लगा रही है इंडिया में आकर, और 5,000 लगाने के बाद मीन्स 5,000 करोड़ रुपए लगा रही है, उसके लगाने के बाद जो पैसा उसको जनरेट हो रहा है, इनकम लगाने के बाद, वो जाएगा यहाँ पर। और जो शुरुआत में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस, अगर मान लीजिए कोई अमेजन में कोई बाहर की कंपनी आकर या इंडिया की कोई कंपनी में बाहर की कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए हाल ही में फेसबुक ने जियो में क्या किया है, एफडीआई, तो जियो के अंदर उसको क्या मिलेगी, भागीदारी मिलेगी, साथ में उसको निर्णय लेने की भी यहाँ क्षमता मिलती है, निर्णय ले सकता है, निर्णय लेने में भी भागीदारी मिलती है एफडीआई में। जबकि एफ जो आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें ऐसा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये, उसमें ऐसा नहीं मिलता है। लोन, बाहर गवर्नमेंट जो लोन लेती है बाहर के देशों से, वो भी इसका पार्ट रहता है। और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जो एनआरआई जमा कराते हैं, देखो अगर बाहर में हमारा कोई देश गया है, हमारे कोई लोग गए हैं और वो अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, तो वो है रेमिटेंस। लेकिन बाहर जो लोग रह रहे हैं बैंकों में जमा करा रहे हैं पैसा, वो है एनआरआई। नॉन रेजिडेंट जो इंडियन जमा कराते हैं वो क्या है, हमारे बैंकों में जो पैसा जमा करा रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो याद रखना हमेशा, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में महामारी को थामने में सक्षम, ये कोई काम का नहीं, इस आर्टिकल को आप छोड़ सकते हो। पेज नंबर 9 पर चलते हैं डायरेक्ट। अब पेज नंबर 9 पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आप याद रखना क्या काम करती है कि जो जीएसटी है, जीएसटी की कितनी दरें हैं, 5 दरें हैं, 12, 18 एंड 28 के आसपास है। आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना, मुझे यही लग रहा है। तो ये सभी दरें हैं 5, 12, 18, 28। तो ये जो दरें हैं इनको कम ज़्यादा करना, कौन सी वस्तु को किस दर में रखना है, ये काम कौन देखता है, जीएसटी काउंसिल। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी जीएसटी काउंसिल के बारे में, फर्स्ट, ये एक संवैधानिक संस्था है, मीन्स इसे संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा, इसका जो चेयरमैन होता है वो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मीन्स निर्मला सीतारमन जी, वो इसके क्या है, चेयरमैन। और जीएसटी काउंसिल में राज्यों को जो राज्य हैं, केंद्र है उसको 1/3, राज्यों को 2/3, और जो निर्णय लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं यहाँ पर 2/4, मीन्स 75%। यहाँ याद रखना जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल है, अगेन देख लो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में राज्यों को जो वोट मिला हुआ है वो है 2/3, जो स्टेट्स हैं उनको 2/3, केंद्र को यहाँ वोटिंग मिला हुआ अधिकार वो 1/3 मिला हुआ है। और जब भी कोई निर्णय होगा तो उसके लिए 3/4, मीन्स 25%, वो 75% हमको क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए। मीन्स राज्यों का 2/3, कोई राज्य को टोटल 2/3 है
केंद्र का 1/3 मिलाकर कितना हो गया 100%, उसमें से 75% कोई भी निर्णय करने के लिए चाहिए हमें। ये थोड़ा सा आप याद रखना। जीएसटी काउंसिल। पेज नंबर 10 हमारा हो गया। पेज नंबर 11, इसके अलावा कोई न्यूज आपके लिए काम की नहीं है। पेज नंबर 11, यहां पर पेज नंबर 11 पे आप क्या याद रखोगे, ये पेज नंबर 11 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अल अक्सा मस्जिद। आप क्या याद रखोगे, एक यहां पर पेज नंबर 11 पर एक आप याद रखोगे, यहां पर इंपॉर्टेंट जो है, पहले इसको देख लेते हैं। चाइना मिस नेपाल, नहीं माना नेपाल, भारतीय क्षेत्र को अपना दिखाने का नक्शा संसद में किया पेश। तो यहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट, काला पानी, लिम्पियादुरा, लिपुलेख। आपने अगर मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो देखो सीधा आ जाया, जबकि पहले ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता था, आज आ गया। तीनों का नाम जिक्र, और भारत ने 335 किलोमीटर इलाकों को अपना बताया इसने, ऐसा करके। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि कालापानी विवाद क्या है, लिपुलेख कैलाश मानसरोवर वाला यात्रा का उद्घाटन किया है। तो ये लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो इसके बारे में देखेंगे। ये क्या किया है इंडिया ने हाल ही में, क्यों ये न्यूज में आ गया। देखो यहां समझना, जो ये एरिया है, पहले हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते थे तो हम क्या करते थे, हम इंडिया से जाते हुए सिक्किम जाते थे। सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, यहां से हम पास करते थे तिब्बत में, और यहां से तिब्बत में जो स्थित है लद्दाख के पास में ही कैलाश मानसरोवर, वहां तक जाते थे। तो ज़्यादातर जो एरिया पड़ता था वो तिब्बत में पड़ता था, लगभग 82-85% एरिया, और लगभग 1 महीना इसमें लग जाता था। समझना इसको, कहाँ से, सिक्किम का नाथुला दर्रे से होते हुए हम तिब्बत से होते हुए ये जो रोड जा रहा है, इससे जाते हुए हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्या किया, अभी हाल ही में, कि क्यों हम उधर से जाएं। ये नेपाल का रास्ता, यहाँ पर इंडिया, और ये चाइना। तो चाइना का एक कैलाश माउंटेन, हमने क्या किया, हमने सोचा कि ये जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, यहाँ से होते हुए हमने क्या किया, यहाँ से एक सड़क बनाई कालापानी रीजन से होते हुए। ये अभी किसका, कौन सा, जो हमारा इंडिया का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो उत्तराखंड का, वहां पर पड़ता है कालापानी रीजन। वहां से होते हुए हमने सड़क बना दी, और यहां से सड़क बनाते हुए हम कैलाश मानसरोवर पहुंच गए, लिपुलेख पास होते हुए। लेकिन जो इसको आप अच्छे से डायग्राम को देख लेना, क्या डायग्राम है। लेकिन अब देखते हैं आगे कि जो नेपाल है वो क्यों दिक्कत कर रहा है। हमने हाल ही में जो यहाँ से धारचूला के पास से होते हुए हमने उत्तराखंड के यहाँ पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कौन, कालापानी रीजन, वहां से होते हुए हमने कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। ये एरिया को नेपाल अपना बताता है कि मेरे धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है, ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। चाहे वो लिम्पियादुरा हो, जो कालापानी रीजन है उसका सबसे नॉर्थ वाला पास, चाहे लिपुलेख पास हो, और चाहे ये कालापानी रीजन हो, ये तीनों पार्ट को अपना बता रहा है। और एक मैप जारी कर दिया। मैप के लिए अब क्या, उस मैप को अप्रूव करने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए वहां की संसद में, और यह आसानी से पारित भी हो जाएगा, क्योंकि सभी जो वहां की पार्टियां हैं वो एक साथ आ गई है। लेकिन इंडिया के इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखना। पेज नंबर 11 पर एक और न्यूज है जो हम देखेंगे। एक और न्यूज यहां पर नेपाल का यहां पर हो गया है, चीनी मीडिया फ्लायर्ड। यहां पर एक और न्यूज है जो मुझे मिल नहीं रही है, शायद इसके नीचे छुप गई है, इसको हटा देते एक बार। ओके, मैं वैसे ही बता देता हूं आपको। एक न्यूज और है जो मैं यहां बता रहा हूं आपको, कि आप इसको देखना। जो अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, तो यहां पर जो बाजार खोले गए हैं कहां पर, जितना भी आपका एरिया है यहां पर नीचे, जहां तक मुझे लग रहा है इसके नीचे छुप गया है। तो जितना भी एरिया है, यस दिस वन, सॉरी, यहां पर याद रखना। मैंने पहले भी बताया था कि यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी घोषित कर दी गई थी, यरूशलेम को। यहां पर एक मस्जिद है, उसका नाम याद रखना हमेशा, अल अक्सा मस्जिद। कौन सी, मक्का मदीना के बाद मुस्लिमों का सबसे तीसरा, एक पहले मक्का फिर मदीना, और तीसरा जो सबसे पवित्र स्थल है पूरे वर्ल्ड में वो है अल अक्सा मस्जिद। तो इसको याद रखना। मैंने पहले बताया था, आपको पता हो तो, कि
इस्लामिक सहयोग संगठन, हमने 2-4 दिन पहले ही इसकी बारे में डिस्कशन किया था। इस्लामिक सहयोग संगठन का जो निर्माण हुआ था, जो उसको बनाया गया था, वो किस लिए बनाया था? अल अक्सा जो मस्जिद थी, इस पर क्या हो गया था? हमला हो गया था और इसके कई जो सामान थे, कई इसका जो बना हुआ बनावट थी, उसको नुकसान पहुंचा था। इसलिए पूरे जो इस्लामिक देश थे वो इसमें एक साथ हो गए थे। तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? यरूशलेम में। आप याद रखना, यरूशलेम इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर मस्जिद मुसलमानों का, उसके बाद यहूदियों का और उसके बाद पारसी जो है सभी का यहाँ पर सबसे मेन जो है, सबसे मेन यहाँ पर तीनों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। कहाँ पर? यरूशलेम में। इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया था कि इंडिया इस्लामिक सहयोग संगठन का भाग नहीं है, मीन्स उसका सदस्य नहीं है। नेपाल के हमने सारे मैप देख लिए। अब यहाँ पर पेज नंबर 12 पर हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 12 पर हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 13 पर हम देखेंगे। पेज नंबर 13 पर यहां पर थोड़ा याद रखना कि अब गुजरात और महाराष्ट्र, पहले एम्फान तूफान आया था। और तूफान क्यों आते हैं, इतना सा याद रखना कि कई बार किसी क्षेत्र में क्या बनता है? लो प्रेशर का एरिया बनता है और एक रहता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर उस जगह बनता है जहां हवा ठंडी हो, और लो प्रेशर जोन वहां बनता है जहां टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो हम देखते हैं जून जुलाई में कई बार हमारे यहाँ पर जो मई जून है वहाँ टेम्परेचर हाई होने के कारण लो प्रेशर जोन बनता है। तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं तेजी से आती है। इसके बारे में क्यों? क्योंकि जो लो प्रेशर जोन है यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा, मीन्स जो हवा के पार्टिकल्स वो बहुत दूर दूर रहेंगे। गर्म होकर क्या हवा के पार्टिकल्स क्या कराएंगे? दूर जाते हैं। तो जब दूर रहेंगे तो क्या होगा? प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अरे हम एक गुब्बारे में हवा को पास पास लेके आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है कि नहीं? इसलिए गुब्बारा फूट जाता है। हवा का क्या होता है? पास पास कण आ जाते हैं। लेकिन जब हवा का जो प्रेशर, हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर घट जाए। टेम्परेचर जब घटेगा तो क्या होगा? हवा के कारण जो ठंडे होंगे तो पास पास आएंगे और सिकुड़ती है हवा। तो यहाँ पर अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि हवा के पार्टिकल्स जहाँ ज़्यादा होंगे, जहाँ पर गैस ज़्यादा होगी, वहीं से कम जगह की तरफ जाती है। तो जहाँ पर हवा के पार्टिकल्स कम होंगे उस समय उस साइड में वो जाती है। तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ ये जो हवाओं का तेजी से गमन होता है, इसके कारण क्या होता है? तूफान आने की संभावना हो जाती है। और ऐसा ही हुआ था अभी बंगाल की खाड़ी में। वहां पर भी एक लो प्रेशर जोन, जो हाई प्रेशर जोन की जगह वहां क्या बना था? लो प्रेशर जोन। और हाई प्रेशर जोन की तरफ से वहां पर तेजी से हवाएं आई थी। ये सभी आप याद रखना। पेज नंबर 13 पर ये हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स कि विश्व धरोहर है फूलों की घाटी। उत्तराखंड में चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की, उसमें शामिल है। इसको थोड़ा सा याद रखना। साथ में नंदा देवी जो राष्ट्रीय पार्क है वो भी यहाँ पर साथ यहीं पर है। उसके बाद जिम कार्बेट जो नेशनल टाइगर रिजर्व सेंटर है वो भी यहाँ पर है। तो जिम कार्बेट भी आप याद रखोगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लास्ट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि स्पेस एक्स थोड़ा सा याद रखना। स्पेस एक्स किसका है? एलन मस्क के द्वारा स्टार्ट किया था स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स क्या है? अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है जो लोगों को आने वाले समय में अंतरिक्ष में भेजेगी। और इसने हाल ही में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS, इसमें अपने 2 यात्री भेज दिए हैं। और ये पहली बार किसी व्यवसायिक अंतरिक्ष यात्री की यात्रा की तरफ कदम है। कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी न्यूज़ थी दैनिक जागरण की जिसका एनालिसिस हमने किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।